एक वक्त था जब दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़े युद्ध के मुहाने पर सांस रोके खड़ी थी। सैन्य हमले में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे और तनाव अपने चरम पर था। माहौल आप सोच सकते हैं एकदम गर्म था। प्रेसिडेंट ट्रंप सीधी सीधी धमकियां दे रहे थे, यहां तक कह दिया था कि ईरान की सभ्यता को खत्म कर देंगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक विनाशकारी जंग को अब टाला नहीं जा सकता। लेकिन फिर हमले से ठीक 2 घंटे पहले एक ऐसी घोषणा हुई जिसने पूरी दुनिया को सच में चौंका कर रख दिया। एक युद्ध विराम। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। युद्ध के कगार से लेकर एक चौंकाने वाले सौदे तक का ये सफर कैसे तय हुआ, इसमें असल में जीता कौन और हारा कौन, और आखिर में इस अस्थिर शांति का भविष्य क्या है। तो आइए सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं। मतलब युद्ध विराम की घोषणा से ठीक पहले दुनिया में चल क्या रहा था। वैश्विक तनाव जिसे कहते हैं वो अपने पीक पर था। देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़े थे। कुछ ही हफ्तों में धमकियों से बात वैश्विक बाजार में घबराहट तक पहुंच गई। इजरायली टीवी पर हमले का लाइव काउंटडाउन चल रहा था। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार चली गई थीं और ईरान में आम नागरिक अपने पावर प्लांट और पुलों पर मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए थे। तो सवाल ये उठता है कि हम एक पूरी तरह से तय युद्ध से युद्ध विराम तक पहुंचे कैसे। इसका जवाब सौदे की शर्तों में छिपा है, जो कि हैरान करने वाली बात है, पूरी तरह एक तरफा थीं। यहाँ जो बातचीत का असंतुलन है वो देखकर हैरानी होती है। अमेरिका ने कई कठोर मांगे रखी थीं, लेकिन उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। और दूसरी तरफ ईरान की 10 सूत्रीय योजना लगभग पूरी तरह से मान ली गई। सोचिए, ईरान ने अमेरिका की कोई शर्त नहीं मानी, फिर भी युद्ध विराम हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस परमाणु कार्यक्रम का क्या हुआ। मतलब वही मुद्दा जिसके नाम पर ये पूरा संघर्ष शुरू किया गया था। ये सवाल उस वक्त हर किसी के जहन में था। और यहीं पर सबसे अविश्वसनीय बात सामने आती है। अंतिम सौदे में परमाणु मुद्दे का जिक्र तक नहीं है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के अपने संप्रभु अधिकार को बनाए रखा। इस समझौते में यूरेनियम संवर्धन रोकने या IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा नए निरीक्षणों की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इस सौदे की शर्तों से ये तो साफ है कि कौन जीता। लेकिन असली विजेता शायद वो नहीं है जिनके बारे में दुनिया उस वक्त सोच रही थी। ईरान के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उसने एक संभावित सैन्य हार को एक शानदार आर्थिक और राजनीतिक जीत में बदल दिया। सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, उसका शासन और भी मजबूत होगा और होर्मुज स्ट्रेट से उसे जबरदस्त कमाई होगी। अंदाजा लगाइए, पहले 14 दिनों में ही लगभग $1.9 बिलियन और सालाना $50 बिलियन से भी ज्यादा। हालांकि तेहरान जश्न मना रहा था, 2 और बड़ी वैश्विक शक्तियां पर्दे के पीछे इससे भी कहीं बड़े रणनीतिक लाभ हासिल कर रही थीं। इस पूरी भू राजनीतिक शतरंज के असली खिलाड़ी थे चीन और रूस। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान विरोधी प्रस्तावों को वीटो किया, अपनी सस्ती तेल की सप्लाई पक्की की और इस सौदे का ब्रोकर बनकर अपनी राजनीतिक ताकत दुनिया को दिखाई। वहीं रूस ने इस मौके का इस्तेमाल यूक्रेन में अमेरिकी हस्तक्षेप का बदला लेने के लिए किया। उसने ईरान को अमेरिकी सेना पर खुफिया जानकारी दी और मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कम करके अपने हितों को मजबूत किया। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इसकी भारी कीमत क्या थी और उसके सबसे बड़े सहयोगी इजराइल को कैसा रणनीतिक झटका लगा। सबसे पहले तो इसकी वित्तीय कीमत। अमेरिका को ये ऑपरेशन बहुत महंगा पड़ा। सिर्फ 5 हफ्तों में $30 बिलियन खर्च कर दिए गए और बदले में हासिल कुछ खास नहीं हुआ। और पैसों के अलावा इंसानी कीमत भी चुकानी पड़ी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 400 से ज्यादा घायल हुए। हालांकि कुछ लोगों को शक है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन शायद इस डील का सबसे बड़ा झटका इस क्षेत्र में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी को लगा, जो इस सौदे से स्तब्ध और सच कहें तो बहुत नाराज था। इजराइल ने पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस किया। सोचिए, उसे आखिरी मिनट तक युद्ध विराम के बारे में बताया ही नहीं गया था।
नेतन्याहू का ऑफिस इतना सदमे में था कि एक बयान जारी करने में उन्हें 4 घंटे लग गए। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो ट्वीट कर दिया था, डोनाल्ड, तुम एक बत्तख की तरह लग रहे थे, जिसे बाद में डिलीट करना पड़ा। और ये हमें इस सौदे के भविष्य पर लाता है, जो एक अविश्वसनीय रूप से नाजुक नींव पर बना है। और इस समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी यहीं से सामने आती है। इजराइल ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि वो उस 10 सूत्रीय योजना की एक प्रमुख शर्त का उल्लंघन करेगा जिस पर अमेरिका ने सहमति जताई थी। नेतन्याहू के ऑफिस से साफ कहा गया है कि वे युद्ध विराम का समर्थन तो करते हैं, लेकिन लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे। और इजराइल का ये अड़ियल रवैया एक ऐसे समय में आ रहा है जब प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिकी जनता में ही इजराइल के लिए समर्थन पहले से ही काफी कम हो रहा है। 60% अमेरिकी वयस्क अब इजराइल के बारे में एक प्रतिकूल नजरिया रखते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या है? एक नाजुक शांति, एक गुस्से में भरा सहयोगी और एक अनसुलझा परमाणु खतरा। असली सवाल ये नहीं है कि ये युद्ध विराम चलेगा या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि ये कब टूटेगा, क्योंकि इस शांति समझौते के अंदर ही अगले संघर्ष के बीज छिपे हुए हैं।